दोस्तों मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूँगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, आकाश गंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है तो किस रूप में वर्गीकृत की गई है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या फिर गोलाकार गैलेक्सी के रूप में? तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे आकाश गंगा जो है मिल्की वे जो है तो इसको वर्गीकृत किया गया है किस रूप में? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या फिर गोलाकार गैलेक्सी के रूप में? तो पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, पहले प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे और उसके बाद इस प्रश्न से संबंधित कुछ विषयों पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आकाश गंगा को किस रूप में? तो आप आंसर करोगे स्पायरल नुमा या फिर कहेंगे सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारी आकाश गंगा है, ठीक है, क्या है? तो जो हमारी आकाश गंगा है उस आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी जो आकाश गंगा है तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे मंदाकिनी है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो आप कहोगे मंदाकिनी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो आपसे बन जाता है वो ये बनता है कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे निकट की जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है ना, तो ये हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे निकट की आकाशगंगा है। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले आपको याद रखना है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मंदाकिनी कहोगे, और हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा है। ठीक है, हमारी जो आकाशगंगा है या फिर जो भी आकाशगंगा है उसकी आकृति कैसी है? तो आप कहोगे सर्पिलाकार है। ठीक है, स्पायरल नुमा है, सर्पिलाकार है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है सुपरनोवा। तो सुपरनोवा क्या है? तो एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छ तारा है, या फिर एक मृत प्राय तारा है? बताएंगे क्या हो जाएगा? दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। तो जो सुपरनोवा होता है तो ये क्या होता है? आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न बनने की संभावना है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बताइएगा क्या आ जाएगा? तो सुपरनोवा क्या है? तो ये एक मृत प्राय तारा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ये क्या है? तो ये एक मृत प्राय तारा है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? बताइएगा। तो एक निश्चित आकृति में तारे जो हैं, तो तारे मिल करके एक निश्चित आकृति बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, एंड्रोमेडा कहते हैं, या फिर सौर मंडल कहते हैं। जब कुछ तारे मिल करके, ठीक है, क्या कर रहे हैं? तो अगर हम लोग बात करेंगे जैसे कुछ तारे हैं तो कुछ तारे मिल करके इस तरीके से मान लो कोई एक निश्चित जो है आकृति बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की कोई, या फिर इस तरीके की कोई निश्चित आकृति बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो उसको हम लोग नक्षत्र कहते हैं। याद रखिएगा, जब एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो बताइएगा क्या जाएगा? तो सौरमंडल का हिस्सा कौन नहीं है? क्षुद्र ग्रह नहीं है, धूमकेतु नहीं है, ग्रह नहीं है, या फिर निहारिका नहीं है? क्या हो जाएगा? तो सौरमंडल, देखो अगर हम लोग बात करें ना, हमारा जो सौरमंडल है तो हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा सौरमंडल है और इस हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है, तो आप कहोगे सूर्य। ठीक है, क्या है? तो हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है? तो सूर्य कहोगे। और सूर्य जो है तो सूर्य के चारों तरफ आपको देखोगे चक्कर लगाते हुए ग्रह देखने को मिलेंगे, ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए आपको उपग्रह देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको और क्या हो जाएगा? आपको उल्का देखने को मिलेंगे। उल्का जो है, उल्का पिंड जो है तो वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको धूमकेतु देखने को मिलेंगे। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, उल्का है, पिंड है, धूमकेतु है, ठीक है, क्षुद्र
ग्रह जो हैं तो क्षुद्र ग्रह भी इसी में आएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो जो क्षुद्र ग्रह हैं तो क्षुद्र ग्रह भी इसी में आएंगे। ये सब मिलकर के क्या करते हैं, हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसमें निहारिका नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो निहारिका नहीं होगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह हैं जो मंगल और यूरेनस, ठीक है, यूरेनस का मतलब क्या है, अरुण, तो मंगल और अरुण के बीच में कौन से ग्रह आते हैं, आपको ये बताना है। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम लोग बात करेंगे तो मंगल और अरुण के बीच में कौन से ग्रह आते हैं, क्या हो जाएगा भाई, तो देखो अरुण है, और अरुण के बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, वरुण है, ठीक है, क्या है, वरुण है, ठीक है। मंगल से पहले अगर हम लोग बात करें तो मंगल से पहले क्या हो जाएगा, तो मंगल से पहले पृथ्वी है, ठीक है, क्या है, तो मंगल से पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी है, पृथ्वी से पहले अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो शुक्र है, और शुक्र से पहले अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो बुध है। तो यही क्रम है, याद रखिएगा, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल है, मंगल, और फिर क्या हो रहा है, फिर अरुण के बीच में आपको दो ग्रह देखने को मिल रहा है, और फिर लास्ट में अरुण और वरुण है। तो मंगल और अरुण के बीच में क्या हो जाएगा, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बृहस्पति है, और कौन है, और शनि है, ठीक है, कौन है, तो बृहस्पति और शनि। मंगल और अरुण के बीच में मंगल, मार्स और यूरेनस के बीच में आपको क्या हो जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा, तो आपको बृहस्पति और शनि देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है बताइएगा किससे, तो आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, इस प्रश्न का आंसर करना है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। तो देखो सूर्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो दो गैसों की हमको प्रधानता देखने को मिलती है, कौन कौन सी, तो एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन है, और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी है, दूसरी हीलियम है। और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के कारण क्या होता है ना, इन हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के कारण जो प्रतिक्रिया होती है उससे क्या होता है, उससे नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और इसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस क्रिया से, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया से, और नाभिकीय संलयन की जो क्रिया ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता के कारण होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से ऐसे ग्रह हैं जो बिना उपग्रह के हैं, बताइएगा कौन से ऐसे ग्रह हैं जो बिना उपग्रह के हैं, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, बताइएगा कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज करके हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, तो फिर जहाँ पर आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। तो आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कौन से दो हैं, तो आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो बुध और शुक्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, और यही कारण है कि इनको क्या करते हैं, इनको निकृष्ट ग्रह कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इनको निकृष्ट ग्रह कहते हैं। इनका कोई नहीं है इसलिए इनको क्या करते हैं, इनको निकृष्ट ग्रह कहते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इवनिंग स्टार किसको कहते हैं बताइएगा, इवनिंग स्टार सांझ का तारा आपसे पूछ रहा है। इवनिंग स्टार सांझ का तारा किसे कहते हैं, देखो क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, या फिर शुक्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कई सारे प्रश्न बन जाते हैं, सारे प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, या फिर आपसे कहे इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे शुक्र को कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, शुक्र को कहते हैं, ठीक है। शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। अब सबसे गर्म होगा तो क्या होगा, तो चमकीला भी होगा, क्या होगा, जितना गर्म करोगे उतनी चमक होगी, है ना, सोने को, लोहे को जितना गर्म करोगे उतनी चमक होगी, तो सबसे गर्म है, और सबसे गर्म है तो सबसे चमकीला भी कौन सा होगा, यही शुक्र होगा। और क्योंकि गर्म है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रेशर कुकर कहते हैं, है ना, प्रेशर कुकर की संज्ञा भी देते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे गर्म है तो प्रेशर बनेगा, जो जितना गर्म होगा उसको क्या होगा, उसको उसके दिमाग में उतना प्रेशर बनेगा, ठीक है, तो क्या हो गया, तो इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको प्रेशर कुकर भी कहते हैं। भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, चमकीला ग्रह कहते हैं, प्रेशर कुकर की संज्ञा दी जाती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट है, ठीक है, क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के
सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन है, तो वो शुक्र है, याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखेंगे आकार में, बनावट में, द्रव्यमान में ये पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। जैसे आप लोगों के साथ होता है ना कई बार, ठीक है, कि दो दोस्त हैं या फिर दो जो है सहेलियां हैं और उनकी शक्ल आपस में मिल रही है ना, तो लोग पूछते हैं कि दोनों बहन हो क्या, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लोग बात करेंगे तो आकार में, बनावट में, द्रव्यमान में पृथ्वी से मिलते जुलता होने के कारण क्या होता है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भगिनी ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। प्रेशर कुकर कहा जाता है, गर्म कहा जाता है, चमकीला है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहा जाता है किसको, शुक्र को। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, शुक्र को। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, तो अभी हम लोगों ने बात कर ली। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, शुक्र को, ठीक है। क्या करते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। मंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी बिहार बीएड में ये प्रश्न पूछा गया था, मंगल को क्या करते हैं, तो लाल ग्रह कहते हैं, आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, मंगल को। बुध की बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, क्या है, तो बुध की बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये सबसे छोटा ग्रह, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की कितनी है, बताइएगा। तो अगर हम लोग पृथ्वी की बात करेंगे तो भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी होती है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 40,000 किलोमीटर, ठीक है। कितना, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 40,000 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि होती है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी हो जाएगा। और पृथ्वी का याद रखिएगा एकमात्र उपग्रह, ठीक है, पृथ्वी का क्या होगा, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और वो कौन है, तो वो याद रखेंगे चंद्रमा है, ठीक है। कौन है, तो वो याद रखिएगा कौन है, तो वो है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो क्या हो जाएगा, तो वो है चंद्रमा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है वो क्या है, तो बताइएगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री तक झुकी हुई है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। पृथ्वी जो है तो ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री तक झुकी हुई है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताएंगे। क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है, 33.5 डिग्री, 42.5 डिग्री, क्या आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो पृथ्वी का अक्ष जो है तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 23.5 डिग्री, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 23.5 डिग्री तक अपने अक्ष पर झुका हुआ है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ हमको वलय देखने को मिलते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या आंसर करेंगे आप सभी मेरे भाई बहन, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ आपको वलय देखने को मिलेंगे, आंसर कर दोगे शनि, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो शनि। अच्छा, शनि के संदर्भ में भी कुछ चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। शनि के संदर्भ में भी कुछ चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखिएगा कि जो ये शनि है, ठीक है, शनि जो है तो ये आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। आकार की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, जो शनि है तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है, उसका नाम है टाइटन। शनि का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है क्या नाम है उसका, टाइटन है। शनि जो है ये आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे वो क्या है, तो वो शनि है। शनि के चारों तरफ क्या होते हैं, वलय पाए जाते हैं, और वलयों की संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक है, क्या है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि शनि के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं और वलयों की संख्या क्या है, 7 है। अब आप कहोगे वलय क्या होता है, तो वलय जो है ये बादलों और गैसों का झुंड है जो शनि को चारों तरफ से घेरे हुए है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। शनि के चारों तरफ आपको वलय देखने को मिलेंगे, वलयों की संख्या 7 है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो ये हमारे सूर्य देवता, ठीक है, ये क्या है, तो ये हमारे सूर्य भगवान है। और सूर्य भगवान से देखो जो जितनी दूरी पर होगा ना, वो वहाँ तक क्या होगा, जो जितनी दूर होगा
उतना कम सूर्य का प्रकाश वहाँ तक पहुँचेगा। तो जितना दूर होगा क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे जो दूर होता जाएगा सूर्य का प्रकाश क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और जो सबसे दूर होगा वही क्या होगा, सबसे ठंडा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे जो सबसे दूर होगा, ठीक है, वही क्या होगा, वही सबसे ठंडा होगा। तो सबसे दूरी पर कौन है, तो आप कहोगे वरुण है। ठीक है, कौन है, तो वरुण है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग नेपच्यून कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। सबसे दूर कौन है, तो नेपच्यून है, वरुण है, यही सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, और वरुण की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको क्या करते हैं, इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अरुण और वरुण इन दोनों को याद रखिएगा, हरा ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो वरुण और अरुण इन दोनों को क्या करते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे दूर का है, सबसे ठंडा होगा। आगे बढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड किन ग्रहों के बीच में होते हैं बताएगा। तो एस्ट्रॉयड की बात कर रहा है, क्षुद्र ग्रहों की बात कर रहा है। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, एस्ट्रॉयड जो होते हैं, ये किन दो ग्रहों के बीच में होते हैं, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, शनि और यूरेनस, या फिर बुध और शुक्र। बताएंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। एस्ट्रॉयड जो है, ठीक है, तो एस्ट्रॉयड जो है तो ये किसके किसके बीच में होते हैं, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। एस्ट्रॉयड जो है तो ये किसके किसके बीच में मिलते हैं, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा भाई, एस्ट्रॉयड अगर हम लोग बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे किसके, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, जो एस्ट्रॉयड होते हैं ना, ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। एस्ट्रॉयड जो है ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से भारत के किस राज्य से गुजरती है। तो देखो एक प्रश्न तो आपका यहीं पर क्लियर हो रहा है कि जो ये कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। एक प्रश्न तो आपका यहीं पर क्लियर हो रहा है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और आपको 8 राज्यों के नाम याद होने चाहिए। 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे भाई, तो देखो क्या क्या है, तो अगर हम लोग बात करें तो गुजरात है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो इसके अलावा राजस्थान है। राजस्थान के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, क्या है, तो छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो झारखंड है। ठीक है, क्या है, तो झारखंड है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। और क्या हो जाएगा, और त्रिपुरा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा है। और क्या हो जाएगा, और मिजोरम है। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से होकर के, ठीक है, कर्क रेखा गुजर रही है। एक बार काउंट लो कर लो भाई, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 राज्य हैं जहाँ से होकर के क्या हो रहा है, कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ से। आपसे पूछ रहा है इसमें से किस राज्य से गुजरती, क्या आंसर कर दोगे, तो छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किन 2 तिथियों को विषुव पड़ता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सी 2 तिथियां हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें विषुव पड़ता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। विषुव का मतलब समझ रहे हो, विषुव का मतलब क्या होता है, विषुव का मतलब होता है ना कि जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ रहा हो। ठीक है, क्या हो, जब क्या हो रहा हो, जब भूमध्य रेखा, मान लो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से क्या हो रही है, पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। तो जब इस भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है ना, तो उसी को हम लोग विषुव कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ेगा, क्या आंसर करोगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी आंसर करोगे। भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और आप याद रखेंगे, 21 मार्च को जब सूर्य का लंबवत प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बसंत विषुव कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बसंत विषुव। ठीक, और जब 23 सितंबर को, ठीक है, क्या हो रहा है, जब 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग शरद विषुव कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बसंत विषुव पूछे तो 21 मार्च और शरद विषुव पूछे तो 23 सितंबर हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपसे खाली विषुव पूछे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ से क्या होगा, भूमध्य रेखा,
कर्क रेखा और मकर रेखा, तीन की तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है जहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ से तीन की तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न का आंसर, तो ये है आपका कौन सा, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, कौन सा, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और इस अफ्रीका महाद्वीप से अगर हम लोग बात करेंगे तो यह इस अफ्रीका महाद्वीप से, ये अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शून्य अंश अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये दोनों रेखाएं, ठीक है, कहाँ पर मिलती हैं, आपसे ये पूछ रहा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, तो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं, अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर में मिलती हैं, आर्कटिक महासागर में मिलती हैं, हिंद महासागर में मिलती हैं या प्रशांत महासागर में मिलती हैं। क्या हो जाएगा भाई, चलो जल्दी से बताना। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों रेखाएं, ठीक है, ये दोनों रेखाएं कहाँ पर मिलेंगी, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, दोनों रेखाएं मिलती हैं कहाँ पर, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, कौन से, तो अटलांटिक महासागर, ऑप्शन संख्या आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर के गुजरती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, कौन सी रेखा है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, कौन सी रेखा है जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्या करते हैं, तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, कौन सी रेखा है जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्या आंसर करोगे, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम लोग कहते हैं 180 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना, इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये किस महासागर से गुजरती है, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या डी, प्रशांत महासागर से। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर से। ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग बहुत ही बेसिक से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही बेसिक वाले हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस तिथि का उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अनांत होता है। अगर हम लोग बात करें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। देखो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, बीचों बीच से क्या हो रही है, तो बीचों बीच से भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है, और ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध से क्या हो रही है, उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध से अगर हम लोग बात करेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से कर्क रेखा गुजर रही है, और इस कर्क रेखा पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कर्क रेखा पर जब सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है, ठीक है, क्या होता है, तो इस कर्क रेखा पर जब सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि इस कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ेगा, जिस दिन पड़ेगा उसी दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा 21 जून को। ठीक है, क्या आंसर करोगे, ऑप्शन संख्या ए करोगे 21 जून को। ठीक है, अच्छा 21 जून के संदर्भ में दो चीज़ों को और आपको याद रखना है। पहला तो ये याद रखना है 21 जून को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग योगा दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 21 जून को हम लोग योगा दिवस मनाते हैं। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो 21 जून को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग संगीत दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 21 जून को हम लोग योगा दिवस मनाते हैं और 21 जून को हम लोग क्या करते हैं, संगीत दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण से होता है। मौसम परिवर्तन अगर हम लोग बात करेंगे तो किस कारण से होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, या पृथ्वी के अक्ष का इसके पक्ष के समतल और झुकना। तो देखो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है मौसम परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है, एक होता है मौसम परिवर्तन
और ये जो मौसम परिवर्तन होता है ना, ये मौसम परिवर्तन में क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए इस तरीके से सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो इसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। अब मौसम परिवर्तन किस कारण होता है, तो आप कहोगे पृथ्वी की परिक्रमण गति, ठीक है, कौन सी, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति, या फिर कहोगे वार्षिक गति के कारण होता है, ठीक है। क्या होता है, एक तो ये होता है मौसम परिवर्तन, और मौसम परिवर्तन पूछे किसके कारण, तो आप कहोगे पृथ्वी की परिक्रमण गति या फिर वार्षिक गति के कारण होता है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पर जो चक्कर लगा रही है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दिन रात होता है, ठीक है। क्या होता है, इसकी वजह से दिन रात होता है, और ये पृथ्वी की कौन सी गति कहलाती है, तो ये कहलाती है घूर्णन गति, ठीक है, कौन सी, तो ये कहलाती है घूर्णन गति, या फिर इसी को कहेंगे परिभ्रमण गति, ठीक है, कौन सी, इसको हम लोग कहेंगे परिभ्रमण गति, या फिर इसको हम लोग कहेंगे क्या, दैनिक गति कहेंगे, ठीक है, परिभ्रमण गति, दैनिक गति या फिर घूर्णन गति कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहेंगे। देखो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, तो क्या होता है, तो सूर्य का चक्कर लगाने के दौरान अगर हम लोग बात करें तो कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के अत्यधिक निकट तक आ जाती है, ठीक है। कई बार सूर्य का चक्कर लगाने के दौरान पृथ्वी ऐसा होता है कि सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि अत्यधिक दूरी तक चली जाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, आप बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जब सबसे निकट आ जाएगी तो उस स्थिति को क्या कहेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, अपसौर कह रहा, उपसौर कह रहा, अपभू कह रहा, उपभू कह रहा, क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर तो चारों ऑप्शन दे दिया है भाई, कैसे होगा भाई। यहाँ पर तो अपसौर और उपसौर, अपभू, उपभू सब दे दिया है, यहाँ पर कैसे होगा। तो देखो जब पृथ्वी के सबसे निकट होती है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब सबसे निकट होगी, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं उपसौर, ठीक है। क्या करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उपसौर, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपभू कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उपसौर या उपभू कहते हैं, याद रखिएगा। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है, ठीक है, और जब दूरी पर होती है, तो जब दूर होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपसौर, ठीक है। क्या करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अपसौर कहते हैं, या फिर अपभू कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जब निकट होगा तो उसको उपसौर या उपभू कहेंगे, और जब अत्यधिक दूरी पर होगा तब उसको अपसौर या अपभू कहेंगे, ठीक है। जब निकट होता है तो उपसौर या उपभू की स्थिति जो होती है वो होती है 3 जनवरी को, ठीक है। कब होती है, 3 जनवरी को। और जब दूरी पर होती है तो उसको कहते हैं अपसौर या अपभू, और ये स्थिति कब होती है, तो ये स्थिति होती है 4 जुलाई को। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कहोगे उपसौर और उपभू कहोगे, ठीक है। क्या करोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी और ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, बताइएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है, ठीक है। क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछे तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या कहोगे, चलिए बताइएगा। देखो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, जब दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लें, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच से ये गुजर रही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध से गुजर रही है कौन सी, 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इस मकर रेखा पर जब सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है ना, तब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आपसे पूछ रहा है कब होगा, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ से जब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, सॉरी नॉर्थ कह रहा हूँ, 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण, 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण में जब, ठीक है, क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है
तो उसी दिन क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और मकर रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ेगा, आप आंसर करोगे 22 दिसंबर को। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सूर्य ग्रहण कब लगता है भाई, चलो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो दो स्थितियाँ होती हैं, ठीक है, दो स्थितियाँ होती हैं, दोनों स्थितियों को आप जान लीजिएगा। ठीक है, दो स्थितियाँ होती हैं, चलिए तो दो स्थितियाँ होती हैं, दोनों स्थितियों को हम लोग देख लेते हैं। मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये चंद्रमा है और ये क्या है, तो ये पृथ्वी है। ठीक है, तो बीच में जब क्या होता है, बीच में जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा क्या करता है, तो चंद्रमा सारा प्रकाश जो है वो रोक लेता है। सूर्य का सारा प्रकाश कौन रोक लेता है, बीच में चंद्रमा आकर के सारा प्रकाश जो है वो रोक लेता है, पृथ्वी तक प्रकाश को आने नहीं देता है। ठीक है, और जब पृथ्वी तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो पृथ्वी पर क्या होता है, तो पृथ्वी पर अंधकार की स्थिति हो जाती है। और जब पृथ्वी पर अंधकार की स्थिति हो जाती है तो पृथ्वी वाले इसको अपनी गलती न लेकर के सूर्य की गलती ठहराते हैं और कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा है। पृथ्वी पर ग्रहण नहीं लगा है, बल्कि क्या हो रहा है, बल्कि सूर्य पर ग्रहण लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति में कौन, चंद्रमा बीच में आ जाता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आप आंसर करोगे अमावस्या को। ठीक है, कब, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आप आंसर करोगे अमावस्या को। ठीक है, दूसरी स्थिति जो होती है वो ये होती है कि सूर्य है, बीच में अब की बार पृथ्वी आ जाती है और ये चंद्रमा है। ठीक है, अब की बार क्या होता है, अब की बार सूर्य का जो सारा प्रकाश है वो कौन, वो पृथ्वी रोक ले रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो सूर्य का सारा प्रकाश कौन, पृथ्वी रोक ले रही है और चंद्रमा तक प्रकाश को नहीं पहुंचने दे रही है। तो चंद्रमा पर क्या हो जाता है, तो चंद्रमा पर अंधकार हो जाता है और इसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, और चंद्र ग्रहण की जो स्थिति होती है ये होती है पूर्णिमा को। कब होती है, तो पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है, पूर्णिमा को। आपसे पूछ रहा है सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है, अमावस्या को होती है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, पृथ्वी की निम्नलिखित में से जो है परतों का बाहर से अंदर की ओर सही क्रम आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो बाहर से जब अंदर की ओर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका क्रस्ट होगा, उसके बाद आपका मेंटल होगा और सबसे आंतरिक जो परत होती है वो क्या होती है, वो कोर होती है, जिसको क्रोड कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की नीफे परत निम्न में से किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो देखो जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है ना, जिसको हम लोग कोर या फिर क्रोड कहते हैं। ठीक है, तो कोर जो होती है, तो यहाँ पर इस कोर को ही हम लोग क्या करते हैं, नीफे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नीफे क्यों कहते हैं, इस जो आंतरिक परत है, सबसे आंतरिक जो परत है कोर, इसी को हम लोग कोर या क्रोड कहते हैं। और ठीक है, इसको नीफे भी कहा जाता है। और नीफे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें निकिल और फेरस, फेरस का मतलब लोहे से है, क्योंकि इसमें निकिल और लोहा फेरस तत्वों की प्रधानता होती है सबसे आंतरिक हिस्से में, कोर वाले हिस्से में, इसीलिए इसको नीफे भी कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, जलवाष्प है, हीलियम है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जलवाष्प। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर करेंगे, जलवाष्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखो एक तरफ आपको ज्वालामुखियों के नाम दिए गए और दूसरी तरफ देश के नाम दिए गए। एटना ज्वालामुखी इटली में, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में और क्राकातोवा ज्वालामुखी मलेशिया में। और आपको बताना है कोई एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे। तो एक तरफ आपको ज्वालामुखियों के नाम दिए गए, सामने की तरफ आपको संबंधित देश के नाम दिए गए और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एटना ज्वालामुखी इटली में, फ्यूजियामा जापान में, पोपा म्यांमार में, क्राकातोवा मलेशिया में। क्या हो जाएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, क्राकातोवा। क्राकातोवा ज्वालामुखी जो है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मलेशिया में नहीं है, ये कहाँ पर है, तो ये है इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये है इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। क्राकातोवा ज्वालामुखी जो है ना, ये मलेशिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन संख्या डी जो है ये आपका गलत है, बाकी सब सही है।
तो एटना ज्वालामुखी को आप याद रखेंगे इटली में, फ्यूजियामा ज्वालामुखी को याद रखेंगे जापान में, और पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? ओजोन परत, देखो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, जो ये ओजोन परत होती है ना, ये कहाँ पर, तो ये समताप मंडल में मिलती है। सबसे पहली चीज़ तो आप यही याद रखेंगे कि ओजोन परत कहाँ पर मिलती है, तो ये समताप मंडल में मिलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, जो ओजोन परत है ना, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में जो है पाई जाती है। ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो क्या करती है, जो नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन परत जो है तो ये क्या करती है, तो ये सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों से, ठीक है, किससे, तो सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, या फिर जिनको हम लोग क्या कहेंगे, जिनको हम लोग कहेंगे पराबैंगनी किरणें, इनसे क्या करती हैं, इनसे हमारी रक्षा करती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है ना, इनसे याद रखिएगा क्या होता है, इनसे त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, याद रखेंगे। सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है, और इन्हीं से बचाने का काम करती है ओजोन परत। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? S तरंग होती है, P तरंग होती है, R तरंग होती है, या फिर L तरंग होती है? बताइएगा क्या जाएगा। तो कौन सी भूकंपीय तरंगें जो हैं, जो सबसे अधिक सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, L तरंग। ठीक है, कौन सी, तो L तरंग होती है सबसे ज़्यादा विनाशकारी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जलवायु और मौसम में होने वाली सभी परिवर्तन कहाँ पर होते हैं? बताइएगा। तो जलवायु और मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में, ताप मंडल में, समताप मंडल में। ये सब प्रश्न हम लोग कई बार कर चुके हैं। बताइएगा क्या जाएगा। तो जलवायु और मौसम में जो भी परिवर्तन होते हैं ना, वो सब क्षोभ मंडल में होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर करोगे। ठीक है, जो ये क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है। ठीक है, क्या है, तो क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक होती है। और मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, आंधी, पानी, बिजली, तूफान आना, बादल कड़कना, वो सब क्या हो जाएगा, तो वो सब आपको यहीं पर क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा, सबसे निचला मंडल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60, तो ये पवनें जो हैं वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गरजता 40, अगर हम लोग 40 की बात करेंगे, तो जो गरजता 40 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, दक्षिण से। ठीक है, प्रचंड 50 की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 50 क्या हो जाएगा, तो 50 जो है ये 50 डिग्री दक्षिण से। और चीखता 60 जो है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री दक्षिण गोलार्ध से। याद रखेंगे कहाँ से, तो दक्षिणी गोलार्ध से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, 40 डिग्री दक्षिण से गरजता 40, 50 डिग्री से प्रचंड 50 और 60 डिग्री से चीखता 60। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? इटली में, फ्रांस में, कनाडा में, स्पेन में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये रुधिर वर्षा होती है ना, ये किस हवा की वजह से होती है? कौन सी हवा है जो रुधिर वर्षा करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सिराको हवा। ठीक है, कौन सी हवा है, तो सिराको हवा है, जिसको जो रुधिर वर्षा करने के लिए उत्तरदायी होती है, सिराको हवा। ठीक है, सिराको हवा है जो रुधिर वर्षा कराती है। और कहाँ पर कराती है? इटली में, फ्रांस में, कनाडा में, स्पेन में। आंसर कर देंगे कहाँ पर, इटली में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, कहाँ पर, इटली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इटली की बात करें ना, तो इटली से कुछ प्रश्न बनते हैं, और लास्ट ईयर कुछ प्रश्न भी पूछे गए, तो इनको याद रखिएगा। इटली की राजधानी है रोम। और रोम जो है ना, ये कौन सी, तो ये टाइबर नदी के किनारे। कौन सी, टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी, टाइबर नदी के किनारे। और इटली की राजधानी जो रोम है ना, यहाँ से प्रश्न लास्ट ईयर पूछा गया कि रोम को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये लास्ट ईयर पूछा गया।
तो रोम को क्या करते हैं, तो 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं किसको, रोम को। रोम किसकी राजधानी, इटली की। और कौन सी नदी किनारे, टाइबर नदी के किनारे। इटली की गंगा, अगर आपसे पूछ ले कि इटली की गंगा किसको कहते हैं, तो आप कहोगे पो नदी को। इटली की गंगा किसको कहते हैं, तो आप कहोगे पो नदी को। ठीक है। इटली में आपको 3 ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, कौन सा, तो एक आपको देखने को मिलेगा विसुवियस। ठीक है, कौन सा, एक तो आपको देखने को मिलेगा विसुवियस। दूसरा आपको जो देखने को मिलेगा वो है स्ट्राम्बोली। ठीक है, कौन सा, तो दूसरा देखने को मिलेगा स्ट्राम्बोली। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा एटना। तो ये 3 ज्वालामुखी आपको कहाँ पर, इटली में देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप याद रखेंगे जो ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है ना, जो ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, इसके संदर्भ में आपको याद रखना है कि इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं किसको, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी, ये तीनों आपको कहाँ पर, तो इटली में देखने को मिलेगा। इटली की राजधानी रोम, टाइबर नदी के किनारे, इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। रोम 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है और यहाँ पर सिराको हवा जो है वो रक्त वर्षा कराती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी एक ठंडी समुद्री जलधारा, तो बताइएगा ठंडी समुद्री जलधारा कौन सी है, अलास्का है, अगुलहास है, एंटिल्स है या फिर ओयोसियो है। तो कौन सी एक ठंडी जलधारा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, कौन सी एक ठंडी जलधारा है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा ओयोसियो। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ओयोसियो। ओयोसियो जो है ना, ये याद रखिएगा, ये उत्तरी प्रशांत महासागर, कौन सा, तो उत्तरी प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा। ठीक है, अगुलहास को भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, तो ये हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा। ठीक है, कौन से, तो अगुलहास की हम लोग बात करेंगे तो ये हिंद महासागर की है और कैसी है, और ये एक गर्म जलधारा, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सी एक समुद्री धारा गर्म है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, बेंगुला है, ब्राज़ील है, कनारी है या फिर लेब्राडोर है। तो कौन सी एक गर्म जलधारा, आपसे ये पूछ रहा है कौन सी जलधारा गर्म है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन बताएंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, ब्राज़ील की धारा। ठीक है, ब्राज़ील की धारा जो है तो ये क्या है, तो ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, अच्छा ब्राज़ील के संदर्भ में आप याद रखेंगे, जो ये ब्राज़ील की धारा है ना, ये याद रखिएगा, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा। ठीक है, कौन से महासागर की, तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक धारा है ब्राज़ील की धारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। देखो एंडीज जो श्रृंखला है, ठीक है, इसके संदर्भ में 2 चीज़ें आपको याद रखना है। पहला तो ये याद रखना है कि ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो विश्व में सबसे लंबी, अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे लंबी जो श्रृंखला है वो कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। दूसरी चीज़ जो आपको एंडीज के संदर्भ में याद रखना वो ये कि एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो आप आंसर करोगे एकांकागुआ। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो एंडीज पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो क्या है, वो है एकांकागुआ। ठीक है, क्या आ जाएगा, एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो क्या है, एकांकागुआ, ही याद रखिएगा। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी जो है तो ये किस महाद्वीप में स्थित है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है एकांकागुआ। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है, ये इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, एटलस पर्वत है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर अगर आपसे पूछ लेना तो आप कहोगे किलीमंजारो। ठीक है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर पूछ लेगा तो आप कहोगे किलीमंजारो, जो कि क्या है, जो कि एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है, शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, किलीमंजारो क्या है, तो ये एक मृत या फिर कहेंगे शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, किलीमंजारो, और कहाँ पर है ये, तो ये तंजानिया में है। ठीक है, कहाँ पर, किलीमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है, एक मृत या फिर शांत ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखेंगे। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है और अफ्रीका में ही आपको एटलस पर्वत भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, तो जायरे नदी है, नाइजर नदी है, नील नदी है या फिर अमेजन नदी है। तो कौन सी नदी है जो क्या हो रही है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, जो भूमध्य रेखा को
या फिर कहें जो विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है, भूमध्य रेखा, या फिर कहेंगे विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करने का काम कौन सी नदी करती है? क्या आंसर हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी कौन सी? वो हो जाएगी कांगो ज़ायरे नदी, ठीक है, कौन सी? तो कांगो ज़ायरे नदी, ठीक है, कौन सी? तो कांगो ज़ायरे नदी जो है तो ये क्या करती है? तो ये, ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करने का काम करती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नीली नील नदी कहाँ से निकलती है बताएंगे? तो नीली नील नदी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो नीली नील नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से, ताना झील से, एडवर्ड झील से, एल्बर्टो झील से। नीली नील नदी कहाँ से निकलती है बताइएगा, क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो विक्टोरिया झील जो है ना तो ये युगांडा में है, ठीक है, कहाँ पर है? तो ये युगांडा में है, ठीक है। और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी ना, और वो कैसी थी? तो गोरी थी, श्वेत थी। तो याद रखिएगा विक्टोरिया झील से, जो कि युगांडा में, यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से श्वेत नील नदी निकलती है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, और विक्टोरिया कैसी थी? श्वेत थी, एकदम गोरी थी। तो वहाँ से याद रखिएगा विक्टोरिया झील से क्या हो रहा है? श्वेत नील नदी निकल रही है। ताना झील की हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो ये इथोपिया में है, ठीक है। कहाँ पर? ताना झील की बात करेंगे तो कहाँ पर है? तो ये इथोपिया में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्या हो रहा है? तो यहाँ से नीली नील नदी निकलती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ से नीली नील नदी निकलती है, ठीक है, कौन सी? तो नीली नील नदी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर करिएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है? बताइएगा कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है? बताएंगे हुआंगो है, नील है, डेन्यूब है, मिसिसिपी है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। बताइएगा क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बताइएगा क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा। चलिए फटाफट से भी लोग आंसर करें, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। बताइए क्या आ जाएगा? तो किस नदी के मुहाने पर अगर हम लोग बात करेंगे तो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कर देंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है ना, ये याद रखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कहाँ की? तो उत्तरी अमेरिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी, ठीक है, मिसौरी नदी है। और ये नदी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नदी क्या कर रही है? तो ये नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बना रही है। नील नदी की हम लोग बात करेंगे तो नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। किसकी? तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे कौन सी? नील नदी। हुआंगहो नदी की हम लोग बात करेंगे तो ये पीली नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो पीली नदी के रूप में जानी जाती है, कौन सी? हुआंगहो नदी, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF नोटिफिकेशन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। व्हाट्सअप पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस, अब महत्वपूर्ण अपडेट्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप UPSSC, ठीक है, UPSSC पेट की, ठीक है, UPSSC पेट के पेपर की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार टेट, ठीक है, यस टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो और आपको शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता है, तो आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो एक छोटी सी सहायता राशि लेकर के आपको बेहतरीन वाला जो शॉर्ट नोट्स है वो अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे कि आप घर बैठे आराम से अच्छी सी तैयारी कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।